बात करते हैं जनता के फैसले की। चुनाव खत्म हो गए हैं, जनता का फैसला भी आ गया है। पंजाब में सरकार बन भी गई है। अब इंतजार है यूपी, उत्तराखंड और गोवा में सरकार के गठन का। यूपी में शपथ ग्रहण की तारीख तय हो गई है। सूत्रों के मुताबिक 21 मार्च को एक बार फिर योगी आदित्यनाथ शपथ लेंगे। मंत्री कौन कौन होगा, अभी ये तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। लेकिन अगर बात करें उत्तराखंड की, तो यहां मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सवाल अभी तक बरकरार है। सवाल यह है कि क्या चुनाव हार चुके पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। और गोवा में माना जा रहा है कि प्रमोद सावंत ही एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। कल पीएम मोदी ने प्रमोद सावंत के साथ मुलाकात की और एक तस्वीर भी इसके बाद ट्वीट की गई। पंजाब में भगवंत मान तो मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन अभी सवाल बना हुआ है कि पंजाब में बाकी कौन कौन मंत्री बनेंगे उनके कैबिनेट में। इसके अतिरिक्त मणिपुर में भी विधानसभा चुनाव हुए हैं, वहां पर बीरेंद्र सिंह फिर से मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं। वहां पर भी बीजेपी और उसके गठबंधन की सरकार को पूर्ण बहुमत मिला है। तो 4 तस्वीरों के जरिए हमने 4 राज्यों की हकीकत बताई और मणिपुर में भी बीरेंद्र सिंह फिर से मुख्यमंत्री होंगे। चलिए अब उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। यूपी में योगी आदित्यनाथ की शपथ की तारीख आ गई है। सवाल बना हुआ है कि इस बार कौन कौन बनेगा मंत्री। बड़ी खबर यह है कि कल जो बड़े नेताओं की बैठक हुई थी, उसमें चुनाव नतीजों का विस्तार से विश्लेषण किया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि जिन मंत्रियों का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा था, उन्हें दोबारा मंत्री नहीं बनाया जाएगा। तो देखिए, इस मंत्रिमंडल की, योगी सरकार का जो मंत्रिमंडल है, उसकी खास बातें हम आपके सामने रख रहे हैं। सबसे युवा मंत्रिमंडल होगा। 40 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के 10 से 12 मंत्री बनाए जाएंगे। सबसे ज्यादा महिलाओं की नुमाइंदगी भी इस बार दिखेगी। तकरीबन 6 से 7 महिला मंत्री योगी मंत्रिमंडल में बनाई जा सकती हैं। सबसे शिक्षित मंत्रिमंडल भी योगी सरकार का ये होगा। 10 से 15 मंत्री डॉक्टर, इंजीनियर, MBA और पेशे से वकील होंगे। जीत के मुताबिक हर क्षेत्र की नुमाइंदगी भी मंत्रिमंडल में तय की जाएगी। तो कैसा होगा योगी कैबिनेट का मंत्रिमंडल, उसकी प्रमुख बातें हम आपके सामने रख रहे हैं, जो अब तक बैठकों के दौर से उभरकर सामने आई। योगी 2.0 के शपथ की तारीख तय। सूत्रों के मुताबिक 21 मार्च को दोपहर 3 बजे योगी आदित्यनाथ लेंगे सीएम पद की शपथ। लखनऊ के एकाना स्टेडियम में होगा शपथ ग्रहण। स्टेडियम में तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन शपथ ग्रहण किस तारीख को होगा, समारोह में कौन कौन से मेहमान होंगे, ये सब तय करने के लिए दिल्ली में देर रात तक बैठक चली, जिसमें मेहमानों को बुलाने पर चर्चा की गई। अमित शाह के घर हुई इस बैठक में अध्यक्ष JP नड्डा, प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और संगठन महामंत्री BL संतोष शामिल थे। 4 राज्यों में सरकार गठन के लिए बीजेपी की कवायद तेज है। खूब मंथन के बाद यूपी में योगी सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख तय हो गई है, तो उधर पार्टी गोवा और मणिपुर पर भी फैसला कर चुकी है। गोवा में एक बार फिर प्रमोद सावंत, तो मणिपुर में N बीरेंद्र सिंह ही मुख्यमंत्री बनेंगे। दोनों नेताओं ने कल संसद भवन में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात भी कर ली। लेकिन एक राज्य बीजेपी के लिए अब भी बड़ी पहेली बनी हुई है, उत्तराखंड, जहां खुद सीएम की हार से बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है, जो अब तक खत्म नहीं हो पाया है, क्योंकि दावेदार बहुत हैं। कई सीनियर नेता दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और अपने लिए लॉबिंग कर रहे हैं। उत्तराखंड में बीजेपी के सामने सबसे बड़ा सवाल चेहरा चुनने को लेकर नहीं है, बल्कि उससे पहले उलझन ये है कि सीएम के लिए धामी या फिर कोई और। पुष्कर सिंह धामी 2 दिन पहले दिल्ली का दौरा भी कर चुके हैं। वो अमित शाह से भी मिले। इस मुलाकात में अनिल बलूनी भी मौजूद थे, लेकिन मुलाकात तो कई दौर की हो चुकी है, पर मुख्यमंत्री को लेकर कोई फैसला अब तक नहीं हो पाया है। ये तो तय है कि होली के बाद ही सीएम के नाम का ऐलान और शपथ ग्रहण होगा, पर सीएम कौन होगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। सूत्रों की माने तो उत्तराखंड के लिए पर्यवेक्षक बनाए गए राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी होली के अगले दिन 19 मार्च को देहरादून पहुंचेंगे और विधायकों के साथ बैठक करेंगे। विधायक दल की बैठक में ही उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री का नाम फाइनल होगा। इसमें जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों का भी ख्याल रखेगी बीजेपी। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर मुंबई के शेयर बाजार से है। शेयर बाजार से अच्छी खबर यह है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स में भारी उछाल दर्ज किया गया है। 1000 अंकों के उछाल के साथ सेंसेक्स खुला है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़े लंबे समय बाद ये अच्छी खबर आ रही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सेंसेक्स भारी उछाल के साथ 1000 अंकों की उछाल के साथ खुला है। हालांकि कल भी 700 अंकों की बढ़त के साथ खुला था, लेकिन आज ये उछाल 1000 अंकों के साथ है।
बड़ी बढ़त है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। छोटी होली के दिन स्टॉक एक्सचेंज में होली मनाई जा रही है। शेयर बाजार में भारी उछाल दर्ज किया गया है। सेंसेक्स 1000 अंक से ऊपर चढ़ा है। 5 राज्यों में चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। हर प्रदेश में स्थायी सरकार का असर और त्योहार के मौसम का असर शायद नजर आ रहा है सेंसेक्स पर। 1000 अंकों की उछाल के साथ आज बीएसई सेंसेक्स खुला है और अच्छी खबर है ये इन्वेस्टर्स के लिए भी। साथ ही इसके मुख्य कारण क्या रहे इसके बारे में आगे भी जानकारी मिलेगी, लेकिन ये उछाल जो है 58,000 के करीब पहुंचा चुका है सेंसेक्स को। तो इस वक्त बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से अच्छी खबर कि सेंसेक्स 1000 अंक के उछाल के साथ खुला है और कांग्रेस पार्टी में कलह रुकने का नाम नहीं ले रही। सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि G23 की कल रात हुई डिनर बैठक में यह तय किया गया है कि वो कांग्रेस से पूछेंगे कि 5 राज्यों में हार के बाद उन राज्यों के इंचार्ज महासचिवों से इस्तीफा क्यों नहीं मांगा गया। मतलब सीधे सीधे प्रियंका गांधी पर निशाना साधा गया है। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश चुनावों की इंचार्ज थी। बैठक में कहा गया है कि कांग्रेस को कुछ चाटुकार लोगों का ग्रुप चलाया जा रहा है और साथ ही ये भी चर्चा हुई है कि हार की समीक्षा के लिए सोनिया गांधी ने जो कमेटी बनाई है उसमें वही लोग शामिल हैं जो हार के दरअसल असली जिम्मेदार हैं। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि G23 की तरफ से गुलाम नबी आजाद सोनिया से मुलाकात भी कर सकते हैं। तो G23 का आक्रामक रुख है। हार पर हार झेलती कांग्रेस में हताशा बढ़ रही है, जिसका नतीजा है कि पार्टी के भीतर असंतुष्ट नेताओं का धड़ा अब और ज्यादा मुखर हो गया है। पार्टी नेतृत्व के खिलाफ असंतोष को जाहिर करने का सबसे बड़ा मंच बन चुका है G23, जिसका दायरा भी बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर बीती रात G23 नेताओं की बैठक हुई। गुलाम नबी आजाद के घर पर दावत के बहाने पार्टी के हालात पर मंथन हुआ, जिसमें आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, शशि थरूर, भूपेंद्र हुड्डा समेत कुल 18 नेता पहुंचे। तो कल रात की मीटिंग में इस गुट के बाहर के कुछ नेता भी जुटे, जिसमें मणिशंकर अय्यर प्रमुख थे। बैठक के बाद एक सामूहिक बयान जारी कर सीधे गांधी परिवार को नसीहत दी गई। कांग्रेस का भविष्य केवल सामूहिक और समादेशी नेतृत्व के मॉडल अपनाने पर टिका है। चुनाव में हार और लगातार नेताओं के कांग्रेस छोड़ने पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई गई। चर्चा है कि आज गुलाम नबी आजाद सोनिया गांधी से मुलाकात भी कर सकते हैं। पार्टी से नाराज नेताओं का कहना है कि बीजेपी का विरोध करने के लिए जरूरी है कि कांग्रेस को मजबूत किया जाए। बयान में मांग की गई कि 2024 में भरोसेमंद विकल्प तैयार करने के लिए कांग्रेस समान विचारधारा वाले दलों के साथ बातचीत करे। बयान के अंत में ये भी बताया गया है कि G23 के अगले कदम का ऐलान जल्द किया जाएगा। कांग्रेस के G23 नेताओं की मीटिंग तो इससे पहले भी कई बार हुई, लेकिन इनकी ओर से साझा बयान जारी कर आला कमान को नसीहत देने का काम पहली बार हुआ है, जिससे साफ है कि कांग्रेस के भीतर का झगड़ा अभी और बढ़ने वाला है। हालिया विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं का कुनबा बढ़ा है और पहले से उनके तेवर ज्यादा सख्त हुए हैं। पहली बार सामूहिक बयान जारी कर कांग्रेस नेतृत्व को नसीहत दी गई है और यह भी कहा गया है कि आने वाले दिनों में अगले कदम का ऐलान किया जाएगा। साफ है कि कांग्रेस का झगड़ा आगे और बढ़ने वाला है। सवाल यह है कि क्या ये झगड़ा पार्टी में टूट पर जाकर खत्म होगा। 10 मार्च को ही निराशाजनक चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस ने CWC की मीटिंग बुलाई थी। उसमें सोनिया गांधी को पार्टी के संगठन में बड़ा फेरबदल करने का अधिकार दिया गया था। उस ओर अब सोनिया गांधी की कार्रवाई भी दिखने लगी है। पहले 5 राज्यों के अध्यक्ष का इस्तीफा मांगा गया। अब इन राज्यों के लिए अलग अलग सीनियर नेताओं को संगठन में बदलाव करने का काम सौंपा गया है। वर्किंग कमेटी की मीटिंग में ये भी तय हुआ था कि अप्रैल महीने में पार्टी जयपुर में चिंतन शिविर का आयोजन करेगी। उस चिंतन से पहले ही लगता है नाराज नेताओं के खेमे ने आला कमान की चिंताएं बढ़ा दी हैं। पार्टी में नेतृत्व के खिलाफ पनप चुका असंतोष खत्म नहीं हो रहा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। 2020 में गलवान के हिंसक झड़प के बाद और LAC पर तनाव के बीच पहली बार भारत आ सकते हैं चीन के विदेश मंत्री। 24 मार्च को भारत आ सकते हैं चीन के विदेश मंत्री वांग यी। विदेश मंत्री S जयशंकर से वे मुलाकात करेंगे। हालांकि
चीनी विदेश मंत्री के इस भारत दौरे को लेकर विदेश मंत्रालय और चीन की तरफ से औपचारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि इस प्रस्तावित भारत दौरे को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। भारत में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। गलवान की झड़प के बाद पहली बार चीन के किसी बड़े प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व करते हुए विदेश मंत्री चीन के भारत आ रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।